जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आइए हम आज आगे देखते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं कहेंगे। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आप खुद ही डिपेंड करता है आप पर, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि अब हमारी मकसद या हमारा जो लक्ष्य होगा वो यह होगा कि आप स्वयं में विवेक को उत्पन्न कराना होगा, विवेकशील बनाना होगा, जिससे आप अपने निर्णय स्वयं ले पाएँ। हर वक्त किसी पर निर्भर रहे ये अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी हम लगातार आपसे बोलते रहें या आप कहने पर आप करें तो फिर फ़ायदा ही क्या है। आपको एक लीडर बनना है, ना कि मेंबर। तो दोस्तों, हम आज देखते हैं अपनी राज्य व्यवस्था के बारे में, और हमने वहाँ पर देख रखा था भाग 22 को और अनुसूची 12 को। तो आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं भाग 1 को। तो दोस्तों देखिएगा भाग 1। हमने आपको दोस्तों बताया हुआ था भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। तो अब हम आपको दिखाएंगे आज अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, ये भारतीय संविधान में ही लिखा हुआ है इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। तो प्रश्न आपको आ रहा होगा, जब इंडिया में से ही भारत होता है तो इंडिया को और भारत को क्यों एक साथ में रखा गया है? तो दोस्तों हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आपको भी याद रहा होगा, अपने यहाँ जब संविधान सभा गठन हुआ था उसमें 200 प्लस मेंबर हुआ करते थे। उस टाइम पीरियड में कुछ लोग तो आधुनिक सोच वाले थे कि आगे क्या क्या होगा, और कुछ ऐसे लोग थे जो पुरानी सोच वाले, ना हमारे बाप दादा ने ऐसा कर गए हैं, हम लोग ऐसे ही चलेंगे। तो दोस्तों वही कंडीशन है, इसी वजह से ऐसा कुछ आ गया। मतलब कुछ धोती वाले थे तो कुछ सूट बूट वाले थे। सूट बूट वालों का कहना था कि इंडिया ये अच्छा नहीं लगता है, आधुनिक युग में जाएंगे तो बड़े बड़े देशों के साथ में मिलेंगे तो भारत भारत कह करके शर्मिंदगी महसूस होगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम अपने भारत का नाम इंडिया रख लेंगे। तो दोस्तों लेकिन वैसे उसी हॉल में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए थे जो धोती कुर्ता पहन के बढ़िया सज्जन जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो भी है, बोले ऐसे कैसे, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में हम भारत है, तो हम भारत को कैसे छोड़ दें। तो दोस्तों अब आपको भी यहाँ पर ज्ञात आ रहा होगा, मतलब दोनों शब्दों को हमें लेना होगा। और अपने भारतीय संविधान में ये खास क्वालिटी है या खास गुण है कि अपने भारतीय संविधान में सामंजस्य को बना के रखा गया है। ना तो किसी को दुख हो, ना ही ज़्यादा किसी को खुशी हो। इसी सामंजस्य की वजह से ही इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भाग 1 में दिया गया है क्या? भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, भारत राज्यों का संघ है। अब भारत है। अब भारत के अगर हम मैप को देख लेते हैं, भारत के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। इस तरह से कुछ भारत का मैप बना होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, बस समझने के लिए हमने बना दिया है। तो दोस्तों आपको याद होगा भारत और राज्यों का संघ है। अब हमने आपको थोड़ा सा वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत में क्या है? 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि 28 राज्यों के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आज हम लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये 2nd, 3rd, 4th, फिर 5, 6, फिर इधर 7, फिर एक 8 और एक यहाँ पर पड़ती है 9। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो आपने 8 लिखा है और यहाँ पर 9 कैसे हो गई हैं। तो दोस्तों हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर 9 किस तरह हुई है। ये जो पहला गोला बना हुआ है इसे बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं? लद्दाख। सेकेंड वाले गोले को बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये 3rd गोला बना हुआ है इसे बोलते हैं चंडीगढ़। ये जो 4th गोला बना हुआ है इसे बोलते हैं दिल्ली। दोस्तों ये जो बना हुआ है इसे बोलते हैं दादर नगर हवेली। इसे बोलते हैं दोस्तों दमन दीव। इसे बोलते हैं दोस्तों पांडिचेरी।
इसे बोलते हैं लक्षद्वीप, इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि 8। आपको याद रहा होगा सन 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। मतलब इन दोनों को अब एक ही कहा जाता है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। तो अब ज्ञात हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सर थोड़ा सी कहानी बताते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में। वास्तव में इसका नाम पहले लक्षद्वीप नहीं हुआ करता था, तो ये हमें मिला कैसे? तो आप भी दौड़ को अच्छे से जानते होंगे, मैराथन को अच्छे से जानते होंगे। ऐसा ही कुछ अपने भारत के साथ में भी हुआ था। ये हुआ क्या था, भारतीयों ने भी अपनी रेस चालू करी और पाकिस्तानियों ने भी अपनी रेस चालू करी। लेकिन भारतीयों ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर लक्षद्वीप पर 2 घंटे पहले ही पहुँच गए। जब 2 घंटे पहले पहुँचे और यहाँ पर अपना झंडा लगा दिया। जब लगा दिया ऐसे में उसके बाद जब पाकिस्तानी लोग आ रहे थे, व्यक्ति आ रहे थे अपने जहाज़ों से या बेड़ों से, तो जब लक्षद्वीप पर देखा कि वहाँ पर भारतीय तो पहले से झंडा लगा के बैठे हुए हैं, अब वो वापस वहाँ से टर्न कर लेते हैं। अर्थात इस लक्षद्वीप पर कब्जा किसका हो गया दोस्तों? भारत का। इस तरह से हमें भारत मिला हुआ है। मतलब सिर्फ 2 घंटों की वजह से हमें भारत मिल गया। यदि हम 2 घंटे बाद में पहुँचते तो ये लक्षद्वीप किसके पास होता? पाकिस्तान के पास। अब इसे देखते हैं, यहाँ पर भी चोल वंशों का शासक हुआ करता था अंडमान निकोबार पर। आपको भी याद रहा होगा, यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए, फिर डचो लोग आए और फिर धीरे धीरे कर इसे भी भारत में अधीन में मिला लिया गया। तो दोस्तों हमने 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं इंडिया दैट इज भारत। हमने क्या कहा, भारत राज्यों का संघ है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको भी हमने देख लिया है। दोस्तों और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमने केंद्र शासित प्रदेश नाम लिया है कि दिल्ली और एक का नाम लिया है पांडिचेरी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको भी याद रहा होगा कि दिल्ली और पांडिचेरी के पास में ही विधानसभा है, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास में कोई भी विधानसभा नहीं है। तो दोस्तों देखना है हमें किसको किस तरह से विधानसभा मिली हुई है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा हुआ पांडिचेरी। पांडिचेरी को मिली है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। दोस्तों 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पांडिचेरी को विधानसभा मिली। जब इसे संशोधन किया गया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आर्टिकल जोड़ा गया होगा। तो जोड़ा गया है 239 का, मतलब 239 ए। तो 239 ए में दिया गया है पांडिचेरी को विधानसभा दी गई है, विधानसभा। इसी तरह से दिल्ली के बारे में भी देखें तो दोस्तों इस 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दी गई है दिल्ली को भी विधानसभा। जब विधानसभा इसको दी गई है तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी कोई ना कोई संशोधन किया गया होगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 239 का यहाँ पर दिया गया है, इसी का इसी का और इसी का एक खास शब्द भी जोड़ लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक ही आर्टिकल जोड़ा गया है लेकिन यहाँ पर 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? तो आइए दोस्तों हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर 239 का में ये बात लिखा गया है कि जो दिल्ली है ये वास्तव में दिल्ली ना होकर के ये भारतीय यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। अनुच्छेद 239 की का में मतलब ए के स्मॉल ए में ये बात लिखी गई है कि दिल्ली को दिल्ली ना कह करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और आर्टिकल जो लिखा हुआ है 239 का मतलब का ए का बी, इसमें ये बात कही गई है कि दिल्ली के पास में भी अपनी एक विधानसभा होगी। तो दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी ही ऐसे स्थान हैं जहां पर या जिनके पास में विधानसभा है। यदि प्रश्न पूछा जाए निम्न में से किसके पास विधानसभा है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से अब बता देंगे किसके पास में है, दिल्ली और पांडिचेरी के पास।
कब दिया गया है, तो ये भी आप बता लेंगे। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। आर्टिकल की बात करेगा 239 का के द्वारा। या दिल्ली के बारे में बात करेंगे तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 239 का और खा के द्वारा। यदि बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तो 239 का ए रख देंगे कैपिटल ए के बाद इस वाले। यदि बात करें विधानसभा की तो इस वाले टुक को करेंगे, अर्थात ए क्लॉज में बी, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद वही है 239 ही। इसी तरह से आगे चलते हैं हमने आर्टिकल नंबर 1 को देख लिया है, अब देखना कैसे है आर्टिकल नंबर 2 को। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अनुच्छेद 2, तो दोस्तों अनुच्छेद 2 में लिखा गया है नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश। तो दोस्तों स्थापना मतलब फाउंडेशन, प्रवेश मतलब एंट्री। दोस्तों यहाँ पर देखना होगा आपको अच्छे से, इसको भी आज समझा देंगे तो उम्मीद है, आशा भी है और विश्वास भी करते हैं कि आप लोगों को दोबारा 1, 2, 4 तक आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 2 को। यहाँ पर लिखा है नए राज्यों की स्थापना, और फिर क्या लिखा हुआ है प्रवेश। इन दो शब्दों को बताओ, स्थापना कब करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं निर्माण कर रहे होंगे। प्रवेश क्या करते हैं, मतलब पहले से बना बनाया हो उसे अपने में मर्ज कर लिया जाए। तो दोस्तों हम आपको भी दिखाते हैं किस तरह से कैसे कहानी हुई है। दोस्तों स्थापना की बात करें तो यदि देखते हैं कहानी के रूप में, भारत किसी अन्य क्षेत्र पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। भारत किसी अन्य क्षेत्र पर आक्रमण कर दे और आक्रमण करने के दौरान जो भी जमीन, जो भी स्थान अर्जित करेगा तो वहाँ की पॉपुलेशन अर्थात वहाँ की जनसंख्या को भी अर्जित करेगा। ऐसे में उनको भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा या उनको भी कुछ ना कुछ कर्तव्य दिए जाएंगे, उसे भी मर्ज करा जाएगा। जब कराया जाएगा तो उसे ही बोलते हैं स्थापना, फाउंडेशन। दोस्तों समझ में आया? हमने क्या कहा है, भारत किसी अन्य क्षेत्र पर, मतलब किसी भी देश का हो सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी का भी हो सकता है। भारत की आर्मी या भारत के लोग जाकर के उस पर आक्रमण कर दे, मतलब उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ले। जब कब्जा करेंगे तो वहाँ पर कुछ लोग भी रह रहे होंगे। उन लोगों को या उस ज़मीन पर जो भी कब्जा करी होगी, यदि उनको अधीन में आ गई है तो वो अपने लोगों को भी वहाँ पर रखना चाहेंगे। ऐसे में उस ज़मीन का कोई ना कोई नाम रखेंगे। जब उस ज़मीन का कोई ना कोई नाम रखेंगे तो उसे ही बोलते हैं नए राज्यों की स्थापना। समझ में आ गया दोस्तों? आगे की बात करें प्रवेश। अब प्रवेश शब्द को भी अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर प्रवेश लिखा है मतलब मिलाना। अब मिलाना का अर्थ ये होता है, या तो फिर स्थापना समझ में आया किससे हो रही है, आर्टिकल नंबर 2 से। प्रवेश का अर्थ यह होता है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति, अपने उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं अभी सिक्किम को। इसको ले लिए हम सिक्किम को। आपको याद भी रहा होगा अच्छे से कि ये भूटान, नेपाल और चीन से बॉर्डर शेयर करता है। जब बॉर्डर शेयर करता है अपना कुछ हिस्सा भारत से भी शेयर करता है, भारत के पश्चिम बंगाल से। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर उधर भूटान का भी दबदबा, इधर चीन का भी दबदबा, उधर नेपाल का भी दबदबा बना रहता था। ऐसे में उसे शंका लगी रहती थी कि ना जाने कब कौन आकर के हम पे कब्जा करने लग जाए। इस डर की वजह से इस सिक्किम ने भारत से कहा कि हमें अपने में मिला लो, मतलब हमें अपने साथ रख लो। जब रखने की बात आती है तो जाहिर सी बात है आसानी से तो रखा नहीं जाएगा, क्योंकि अपने पास में भी एक कानूनी अधिकार जिसे बोलते हैं संविधान। जो संविधान की बात है तो इसको रखने के लिए संविधान में कोई ना कोई स्थान देना होगा या संशोधन करना होगा। तो ऐसे में सरकार किसकी है, इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी ने क्या किया, संविधान में संशोधन किया। संशोधन किया मतलब 74वें नंबर का संविधान में संशोधन किया। जो संविधान में संशोधन किया 74वें नंबर का, ये कब किया था, 34वें नंबर का है। एक बार 35वें नंबर और एक 1974, इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। 35वें नंबर का और 1974 में ये हुआ क्या गया था, इसको नाम दिया गया था सहयोगी राज्य घोषित कर दिया। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है और हम भी आपको समझाने वाले हैं कि भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल या किसी भी अनुच्छेद में सहयोगी राज्य का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में इंदिरा गांधी जी ने किया है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा किया है। जाहिर सी बात है इनकी आलोचना होगी। तो दोस्तों करी गई थी इनकी आलोचना में ये बात कही गई कि श्रीमती जी ये सहयोगी राज्य क्या होता है, सहयोगी कहाँ से बना दिए, अपने भारतीय संविधान में तो ऐसा है ही नहीं। जब ऐसा है ही नहीं तो बना कहाँ से दिया आपने।
अब इनको काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा। इन्होंने अगले ही साल सडनली 36वें नंबर का संविधान में संशोधन किया और 1900 अगला कौन सा आएगा 75, इसे बना दिया एक राज्य। क्या बना दिया? राज्य। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो बना हुआ है सिक्किम, तो सिक्किम को सॉरी किस तरह से मिला हुआ है? तो इसे प्रवेश के द्वारा भारत में से शामिल किया गया है, ना कि इसे स्थापना करी गई है। अब आपको भी याद होगा कि कौन से अनुच्छेद के कौन से संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। अब शामिल कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल नंबर 2 ही है। ठीक है, उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आर्टिकल नंबर 2 को भी दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 3 को। दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है एक या एक से अधिक राज्यों की सीमा में परिवर्तन या फिर एक या एक से अधिक राज्यों की राज्यों को तोड़कर नए राज्य की स्थापना। और देखें फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन। इसको दोस्तों अच्छे से समझिएगा। पहला क्या लिखा हुआ है हमने? एक या एक से अधिक राज्यों की सीमा में परिवर्तन। तो दोस्तों हम आपको समझाना चाहेंगे किस तरह से परिवर्तन करते हैं। और ये करने का अधिकार किसके पास में है? ये सब अधिकार संसद के पास में है। किसके पास में है? संसद के पास। मतलब ये वही संसद है जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के सहयोग से बनाते हैं। संसद की सीधी तौर पर बात करें तो कितने लोग हैं? 3 हैं। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। इसे हम निम्न सदन, इसे हम उच्च सदन कहते हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया संसद सारे कार्य कर रही है। जब संसद सभी कार्य कर रही है तो ऐसे में राज्यों की सीमा में परिवर्तन, मतलब ये है कि यदि हम मान लीजिए एक इतना बड़ा सा राज्य है, मान लीजिए अपना यूपी है। क्या है? यूपी है। अब संसद के पास में अधिकार है कि इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अभी मान लो यहाँ तक इसका सीमा बना हुआ है, लेकिन ऐसा लग जाए संसद को कि ये इतना हिस्सा किसको दे दिया जाए? छत्तीसगढ़ को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? छत्तीसगढ़ को। दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से देगा? इतना हिस्सा बचेगा किसके पास? अब इस उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन ये वाला हिस्सा किसके पास चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा? छत्तीसगढ़ के पास। या बिहार को भी दे सकता है, या वो झारखंड को भी दे सकता है, या मध्य प्रदेश को भी दे सकता है, हरियाणा को भी दे सकता है, हिमाचल प्रदेश को भी दे सकता है। तो दोस्तों ये किसी भी राज्य में इसे मर्ज कर सकता है, यानी दे सकता है। ऐसे में यूपी की सीमा में यहाँ तक थी, अब इतनी सीमा में परिवर्तन हो गया ना, परिवर्तन हुआ दोस्तों। तो इस तरह से कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। आर्टिकल नंबर 3 के तहत क्या कहेगा? अभी यहाँ पर हमने एक दिखाया है, आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा भी होगा। यूपी मान लो इतना बड़ा बना हुआ है यूपी। आपको याद भी रहा होगा कि 2000 सन 2000 में यूपी को तोड़ करके, क्या करके? तोड़ करके कौन सा? एक उत्तराखंड बनाया गया। क्या बनाया गया? उत्तराखंड। याद आ रहा होगा दोस्तों, ये बड़ा सा एक राज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को तोड़ करके एक छोटा सा ऊपर राज्य बनाया जिसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड। ये कब किया गया है? सन 2000 में। ऐसा ही आपने देखा होगा इस बिहार के साथ में भी, बिहार को भी तोड़ करके एक नया राज्य बनाया गया झारखंड। ये भी सन 2000 में। आपने देखा होगा और ही साथ में एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसको भी तोड़ करके एक नया राज्य बनाया गया, इसे बोलते हैं छत्तीसगढ़।
तो दोस्तों हम लोग देख रहे होंगे एक या एक से अधिक राज्यों को तोड़ करके नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं। ये कर किस तरह है? आर्टिकल नंबर 3 से, अनुच्छेद नंबर 3 से हम इस तरह से राज्यों का निर्माण कर रहे होते हैं। कभी कभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक या एक से अधिक राज्यों को निर्माण करना, यहाँ पर क्या लिखा है? राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। तो दोस्तों अभी हम लिख रहे हैं मान लो उत्तर प्रदेश। अब चाहे उत्तर प्रदेश की बाद में कुछ से पहले बात बोल दे, इसे वाल्मीकि नगर बोल दे, या हिंदू नगर बोल दे, या इस पर समाजवादी पार्टी बोल दे, सहयोगी बोल दे, कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन ये नाम रखेगा कौन? या बहुजनवादी कर दे, या मान लो बीजेपी कर दे, जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? ये संसद करेगा। इसके नाम में परिवर्तन कौन करेगा? संसद करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हमसे और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आगे लिखा हो राज्यों के नाम में परिवर्तन। हम बना दिए ये एक राज्य, क्या बना दिए? राज्य। राज्य का नाम लिख दिया मान लो उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश में लिख दिया है, अब इसके ऊपर कई राज्यों से मिलकर के ही अपना भारत बना हुआ है। कितने? 28 राज्यों से। इस तरह से ये राज्य बने हुए हैं। ठीक है, अब इनके नाम में परिवर्तन कौन करेगा? कौन करेगा? संसद। कौन करेगा दोस्तों? संसद करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न ये आ रहा होगा कि यदि राज्य का हुआ तो संसद, लेकिन इनके अंदर कोई भी नाम परिवर्तन करना होगा तब कौन करेगा? दोस्तों आपको भी ज्ञात होगा ये घर बना हुआ है, ये घर एक बना हुआ है, घर बना हुआ है। घर में कई कमरे बने होंगे, कई कमरे बने होंगे। हर कमरे में एक एक आदमी होगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी। इस कमरे पर किसका अधिकार होगा? उसका जिसका वो कमरा होगा। इस कमरे पर किसका होगा? उसका जिसका ये कमरा होगा। इसी तरह से इस कमरे पर भी उसका, इस कमरे पर भी उसका। लेकिन इस पूरे घर पर किसका अधिकार होगा? किसका होगा? जो इन सभी का बाप होगा। मतलब क्या है? बाप मतलब पिता होगा। क्या होगा? पिता। अब पिता मतलब क्या है? जो गार्जियन होगा, मतलब संरक्षक। संरक्षक बोले या फिर अभिभावक बोल दे। अभिभावक, ये जो शब्द हैं यही तो आकर के निर्णय ले रहे होंगे बाहरी वाला। घर के बाहर जो भी निर्णय करना होगा कौन करेगा? अभिभावक करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनके निर्णय कौन करेगा? अभिभावक। लेकिन इन घर के अंदर का निर्णय कौन करेगा? जिसकी भी कमरे का वाद होगा वो कमरे में ही निपटा लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी चलता है। आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में ऑटोमेटिक आपको आ चुका होगा। मतलब राज्य की बाहर की बात होगी या राज्य में परिवर्तन करने की बात होगी, इसके नाम में परिवर्तन करने की बात होगी, तो कौन करेगा? संसद। यहाँ पर भी वही काम। लेकिन यदि इसके अंदर कोई भी परिवर्तन करना होगा, मतलब किसी जिले का नाम या किसी स्थान का नाम या किसी पार्क का नाम या फिर किसी स्टेशन का नाम, तो कौन करेगा? सब तब राज्य करेगा। तब कौन करेगा? राज्य करेगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा फैजाबाद का अयोध्या कैंट कर दिए, और उधर एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट था उसे वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिए। लगातार आप नाम चेंज होते देख रहे हैं। जैसे कि लखनऊ में पहले हुआ करता था अटल चौक, अब बना दिया गया है। पहले हजरतगंज हुआ करता था। ऐसे ही बहुत सारे नाम को लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो ये कर कौन रहा है? राज्य कर रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे, आपको एक एक आर्टिकल को आपके जहन में उतार देंगे। आपको दोबारा किसी किताब या किसी भी आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस दोस्तों धैर्य बना रखिएगा और साथ में धीरे धीरे चलते रहिएगा। दोस्तों आइए थोड़ा सा और हम आपको डिटेल में समझाते हैं। आगे एक कहानी के रूप में समझाते हैं दोस्तों। ये एक अपना यूपी है, क्या है? उत्तर प्रदेश। इसी एक अपना मान लिए हम बिहार है। ये यूपी है और ये बिहार है, बिहार है। अब दोस्तों हमने क्या कहा था? इनकी सीमा में यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है एक या एक से अधिक राज्यों को तोड़कर नए राज्य की स्थापना करना। अब ऐसे में क्या होगा? इसकी कुछ अपनी एक सीमा है, इसकी भी कुछ अपनी सीमा है। ये करेगा कौन? तो करेगा संसद। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 3। अब यहाँ पर संसद एक बार बिल लेकर के आए और बोले कि इतना उत्तर प्रदेश को काट दिया जाए और इतना बिहार को काट दिया जाए। अब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया जाए।
अब जब इसे नए राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका कुछ ना कुछ नाम रखा जाएगा। मान लो नाम रख दिया जाए संघर्ष नगर। क्या रख दिया गया? संघर्ष नगर। अब जब संघर्ष नगर नाम रखा गया, उसके पीछे रीज़न क्या होगा? क्योंकि यहाँ से जो नियम कानून होंगे वो यहाँ के दोनों में मतभेद होगा, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने संघर्ष नगर रख दिया है। अब हुआ क्या? अब जब संशोधन कर रहा होगा तो कौन कर रहा होगा? संसद। अब संसद को कुछ ना कुछ तो अधिकार दिए गए होंगे, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो आपको आर्टिकल नंबर 3 को याद करना होगा। लेकिन संसद करता कैसे है? बहुमत से। कैसे करता है? बहुमत से। कैसा? साधारण बहुमत। मतलब लोकसभा, अब बिल कैसे आता है? लोकसभा में जाए, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाए, या पहले राज्यसभा में जाए उसके बाद लोकसभा में जाए। इन दोनों सीढ़ियों में जाने के बाद में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास गया दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? चाहे तो तुरंत इन्हें उड़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी हम लोग अपील नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति यह करता है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये हुआ है 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा। ये राष्ट्रपति का कर्तव्य हुआ, यानी कि वो अपने स्वविवेक से निर्णय लिया कि कम से कम उन राज्यों को सूचना तो दे दी जाए जो कटने वाले हैं, जो हटने वाले हैं या जो कटने वाले हैं, उन राज्यों को सूचना तो दे दी जाए। लेकिन इस 5वें संविधान संशोधन के पहले राज्यों को इतना भी नहीं पता होता था कि हमारा कौन सा हिस्सा कहाँ चला गया है। मतलब यही हुआ है, आज MLA साहब यहाँ बैठे, बढ़िया चाय फिर बोला हमारा राज्य है, क्या दिक्कत है, चले जाएंगे हम। अब यहाँ जब पहुँचे तो बोले भैया तुम्हारा राज्य नहीं है, कहाँ चले आ रहे हो उसे? अब लोग उसे पता ही नहीं है, वो तो चिल्लाया जा रहा कि नहीं हमारा राज्य था, कैसे चला गया ये? नहीं बोला कि तुम्हारा नहीं है, बिहार के पास चला गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने निर्णय लिया कि कम से कम उनको सूचना दे दी जाए कि आपका भैया ये रास्ता काट लिया गया है, अब ये हिस्से पर आपका कब्जा नहीं है। तो ऐसे में अब देख चुके होंगे कि संविधान संशोधन है 5वें नंबर का, कब हुआ है? 1955 में। अब ये हुआ किस तरह से, ये भी दिखाते हैं। अब जब यहाँ पर ये लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने किसके पास भेजा? इन दोनों राज्यों के पास में एक एक कॉपी भेजी। अब राज्यों के पास में क्या अधिकार है? तो आपको भी ज्ञात रहा होगा, राज्य या तो फिर सीधे मना कर दे। क्या कर दे? मना कर दे, मतलब पुष्पा राज, हम ना झुकेंगे, हम नहीं देंगे, 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि संशोधन कर दे, संशोधन करे। संशोधन मतलब क्या है? मतलब बाबूजी जो इतना हिस्सा ना लो, एक ही जगह इतना ले लो, नहीं इससे हमारी राजधानी लखनऊ चली जाए, या मान लो सोनभद्र चला जाए, जब थोड़ा खनिज पदार्थ मिला था वहाँ तुम छीन ले हो, तो ये ऐसा थोड़ा छोड़ दो, एक ही जगह इतना इसी बढ़ा लो। अब यह है ठीक, संशोधन कर सकता है। दूसरा क्या है? सीधे मना कर सकता है। तीसरा क्या है? हाँ पिताजी जो इच्छा हो आपको कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको काटना है काट लो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकता था, ना हाँ करे ना करे, ना हाँ करे, मतलब चिप्पे आई लेटर चिप्पे जेब में रख लिए, ना जवाब देंगे ना हमारा राज्य कटेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर इनकी औकात समझ में आएगी कि कर क्या सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपील करके भेज सकते हैं संशोधन के रूप में भी, या सीधे मना कर सकते हैं, या फिर हाँ ही कर सकते हैं। हाँ कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि इन्होंने मना कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, संशोधन किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात किसके पास गई होगी वापस? फिर राष्ट्रपति के पास आएगी। दोस्तों राष्ट्रपति के पास आएगी। अब इनके क्या क्या निर्णय रहे इसका कोई औचित्य नहीं निकलता, ना ही कोई निर्णय है, और सीधे ही राष्ट्रपति ने जो भी यहाँ से बिल पास हुआ था उसे ही पास कर देता है। जब उसे पास कर दिया तो ऐसे में आपको समझ में आ गया है कि बेटे की औकात कितनी है। समझ में आया दोस्तों? कुछ बाप ने फैसला ले लिया तो बेटे को चलना ही चलना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कंडीशन है अपने यहाँ की, इसीलिए बोलते हैं शब्द अर्धसंघात्मक। दोस्तों अर्धसंघात्मक मतलब एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। मतलब सीधे बात आपने देख लिया है, संसद ने जो निर्णय ले लिया वही सर्वोपरि है, राज्यों की कोई औकात नहीं है कि उसे बदल सके। ये क्या है? एकात्मकता की ओर झुकाव है। सारी शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। तो दोस्तों हमने आर्टिकल नंबर 3 को भी अच्छे से देखा है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आर्टिकल नंबर 4 अभी हमने देखा, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3,
इन सब में जो भी कागजी कार्रवाई हो रही है, मतलब भारत क्या है, उसमें कितने राज्य हैं, उन राज्यों के नाम क्या है और किन तरह के शासित प्रदेश हैं, फिर नए राज्यों की स्थापना करी जा रही है, कैसे करी गई है, किस तरह से की गई है, फिर नए राज्य का प्रवेश दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, कहाँ से उठा के लाया गया है, फिर अगला क्या है, राज्यों के अंदर ही यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हो गया, किस राज्य को काटा गया है, क्यों काटा जा रहा है, ये सब रीजन यहाँ पर हैं। अब इन सब की एक ना एक अपनी अपनी कागजी कार्रवाई होती है। क्या होती है? कागजी कार्रवाई। जब ये कागजी कार्रवाई होती है अर्थात दस्तावेज पूरी फाइल तैयार होती है, इस फाइल को ही रखते हैं आर्टिकल नंबर 4 में। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 4 में एज ए पूरी कॉपी की कॉपी रखी जाती है, पूरी समरी होती है इन तीनों की, यहाँ पर रख दी जाती है। ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो यहाँ पर जाकर देखेंगे, लेकिन यदि हमें सिर्फ समरी देखनी हो तो यहाँ पर आकर के देख लेते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। भाग 1 पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास में विधानसभा क्षेत्र दिया गया है और कब कब दिया गया है, और साथ ही दोस्तों आपको बताना है एक अर्थसंघात्मक का उदाहरण क्या है। दोस्तों आगे के शेड्यूल थोड़ा सा जानकारी के लिए हम आपको बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे में बड़ी दिक्कत आप में भी होती है और हम में भी होती है, कब क्या पढ़ाया जाए, ऐसे अपने मन से जो आया देख लिया पढ़ा दिया। लेकिन आज हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से किस किस सब्जेक्ट को किस किस दिन पढ़ाया जाएगा। दोस्तों हमने ये प्लान किया है कि एक दिन राज्य व्यवस्था को पढ़ाया जाए, दो दिन विज्ञान को पढ़ाया जाए, एक दिन भूगोल को और 2 दिन इतिहास को। दोस्तों आपको लग रहा होगा ऐसे में यहाँ इतिहास को 2 दिन दिए गए हैं, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि इतिहास में 3 पार्ट हैं। एक है प्राचीन, एक है मध्यकालीन और दूसरा है आधुनिक। इसकी वजह से 3 दिन दिए गए हैं, क्योंकि इतिहास में एक बड़ा सिलेबस है, एक विश्व भी आ जाता है, विश्व इतिहास। तो यहाँ पर भी बात करें तो इसके भी 2 पार्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम अभी भारत की एग्जाम देंगे तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, भारत की, और धीरे धीरे चलते रहेंगे जैसा कि हम लोग चल रहे थे। इसको 2 दिन दिया, उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि विज्ञान में 3 पार्ट हैं। एक है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन, तीसरा है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में भी 2 पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी। फिलहाल जब हम अंदर की ओर जाएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको शेड्यूल भी आज मिल गया होगा। तो किस तरह से चलेंगे, पहला एक दिन मतलब मंडे, सेकेंड 2 दिन मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे। कौन सा है, विज्ञान और विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। फिर चौथा दिन कौन सा है, मतलब कौन सा है यह दिन, गुरुवार मतलब थर्सडे, मतलब भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल। अब दिन पर दिन हम लोग सीढ़ी नुमा धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे। अंत के 2 दिन बचे हुए हमारे पास इतिहास को पढ़ेंगे। और यदि आपको ये शेड्यूल समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, यदि आपकी राय में इससे बेहतर कोई शेड्यूल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आगे लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।